गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत पितृप्रधान समाज पैट्रियार्सी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पितृप्रधान समाज क्या है? इसके पहले बीएड सेकेंड ईयर में हमने जो लेक्चर दिया था उसमें बालिका शिक्षा क्या है, बालिका शिक्षा की आवश्यकताएं क्या है, बालिका शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, बालिका शिक्षा का महत्व क्या है, इन सारे विषयों पे हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा किया हुआ था। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन है पितृप्रधान समाज। पितृप्रधान या पितृवंशीय समाज, पितृप्रधान पितृवंशीय। पैट्रियार्सी क्या है? पैट्रियार्सी, व्हाट इज पैट्रियार्सी, और इसका इतिहास में क्या महत्व है और ये किस तरह से समाज के लिए है, लैंगिक भेद के लिए क्या महत्व है, ये सब चीज़ों पर हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उस टॉपिक को सबसे पहले देखते हैं। पितृप्रधान भारतीय समाज में पितृप्रधान भारतीय समाज में शक्ति नियंत्रण पावर एंड अथॉरिटी in Indian social system पैट्रियार्सी। पितृप्रधान समाज, पितृवंशीय समाज, कई नामों से इसको हम जानते हैं। अब हम देखते हैं कि पितृप्रधान समाज क्या है, पितृप्रधान समाज का क्या महत्व है, पितृप्रधान समाज कहते किसे हैं। पितृसत्तात्मक, पितृप्रधान, पितृवंशीय, ये एक ही चीज़ का नाम है। पितृप्रधान समाज है पैट्रियार्सी, कोई हम कई नामों से जानते हैं। पितृवंशी समाज, पितृसत्तात्मक, पितृप्रधान समाज, कई नामों से जानते हैं। जहाँ तक बात है कि पितृप्रधान समाज में यह कोई नया चीज़ नहीं है। इसमें पितृप्रधान समाज या पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें पिता, परिवार में पिता सर्वोपरि होता है, पिता ही मुखिया होता है पितृप्रधान समाज में, और सर्वे सर्वा पिता का अधिकार होता है परिवार पर। पितृप्रधान समाज में पिता और पुत्रों की प्रधानता होती है। पिता के मरने के बाद, पिता के गुजरने के बाद जो परिवार पर फिर अधिकार होता है, वंश परंपरा को आगे चलाने का जो अधिकार होता है वह भी पुत्र पे ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज, पितृप्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज या फिर पितृवंशीय समाज। ये अगर कुछ भी आता है तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, सारा चीज़ एक ही है। कभी कभी घुमा देता है क्वेश्चन, पितृप्रधान समाज, पितृवंशी समाज, पितृसत्तात्मक समाज या पुरुष प्रधान समाज, कैसे भी पूछ सकता है। तो पुरुषों का वर्चस्व परिवार पर या सारा अधिकार पुरुषों का, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, वंशानुगत जो होता है वही पितृप्रधान समाज है। पितृप्रधान समाज कोई नया नहीं है, यह प्राचीन काल से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। हालांकि हम अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि कहीं कहीं जो उल्लेख अवशेष प्राप्त होते हैं उससे पता चलता है कि उस समय मातृसत्तात्मक समाज था। उस समय मातृसत्तात्मक समाज का तात्पर्य है कि परिवार की मुखिया माता होती थी।
महिला का समाज में बहुत स्थान था। महिला सर्वे सर्वा होती थी परिवार की, और माता ही सब कुछ करती थी परिवार के लिए। लेकिन इसके बाद की अगर हम बात करें तो कहीं भी हमें समाज में मातृसत्तात्मक परिवार दिखाई नहीं देता। वर्तमान समय की अगर हम बात करें, एनालिसिस करें, तो हमें देख सकते हैं कि थोड़ा सा अभी मातृसत्तात्मकता आ रही है समाज में। आप देखते होंगे कि जो आधार कार्ड में या राशन कार्ड में जो गृह मुखिया, घर की मुखिया है, वह महिला को दिखाया जाता है। तो ये एक प्रयास है, हालांकि वर्तमान गवर्नमेंट की, वर्तमान सरकार की एक नीति कह सकते हैं या ऐसा कुछ है, जिसमें कि महिला को सर्वे सर्वा दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर अंदर घुस के समाज के अंदर देखें तो अभी भी समाज का जो मेन रूप है, स्वरूप है, जो नेचर है, वह पितृसत्तात्मक ही है, न कि मातृसत्तात्मक। तो उस समय तो हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में समाज में महिलाओं का स्थिति अच्छी थी। लेकिन इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, वैदिक कल्चर में आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वाला वैदिक जो सिस्टम था, सोशल सिस्टम, उसको अगर हम देखें तो उस समय समाज में स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। वह समाज में ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें, जो शुरू वैदिक काल, वैदिक काल दो भागों में बटा है, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो जो शुरुआत वाला वैदिक काल है, जिसमें ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं उसको, तो ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो हमें देखने में मिलता है कि उस समय का जो परिवार था, उस समय का जो समाज था, उस समय पुरुष प्रधान समाज तो था। समाज का मुखिया, परिवार का मुखिया पुरुष होता था, किंतु महिलाओं का बहुत ऊंचा स्थान था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया, समय बीतता गया, और वैसे वैसे समाज में महिलाओं की स्थिति गिरती गई। मध्यकाल में मैंने बताया ही है कि मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति खत्म हो गई, बहुत बुरी स्थिति हो गई, और पुरुषों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसमें धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं का प्रवेश, शिक्षा में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया, उनके अधिकारों को छीना गया। लेकिन संपत्ति पे अधिकार पुरुषों का हो गया। स्त्रियों को स्त्री धन, जो कि विवाह के समय उपहार आदि मिलता था, वही केवल स्त्रियों का सम्मान होता था, वही स्त्रियों का धन होता था। इसके अलावा कोई भी उनको अधिकार प्राप्त समाज में नहीं होता था, आर्थिक सम्मान भी प्राप्त नहीं था उनको। और वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो महिलाओं की स्थिति उतनी खराब तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते हैं। हालांकि वर्तमान सरकार जो है उस सरकार की बहुत कोशिश रही है स्त्रियों के उत्थान के लिए, स्त्रियों की प्रगति के लिए, परंतु कहीं ऐसा वर्ड मिलता है कि स्त्री धन जो होता है उसमें भी स्त्रियों की जो बातें हैं वह उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखती। आज भी वो उतना सम्मान नहीं है जो समाज में उनको अधिकार मिलना चाहिए। आज भी हम पुरुष प्रधान समाज को देखते हैं। पितृसत्तात्मक समाज की विशेषताएं, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्ची, क्या है? पितृ प्रधान समाज की विशेषताएं क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आता ही है एग्जाम में। तो पितृ प्रधान समाज की जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं में पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो इस व्यवस्था में केंद्र बिंदु, मुख्य जो होता है परिवार का, वह पिता होता है, पुरुष होता है, पिता का पुत्र होता है, यही मुखिया होते हैं। यही इस सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो यह व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही है और वर्तमान में भी प्रचलित है। मैंने बताया था शुरू से लेकर, प्राचीन से लेकर के आज तक चली आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं रही है। बीच में थोड़ा सा मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा था, देखने को मिलता है कि स्त्रियों का सम्मान था समाज में, अब मातृसत्तात्मक परिवार था। तीसरी समस्या की बात करें तो यह व्यवस्था स्त्रियों के प्रति उत्तरदायित्व को समझाती है, परंतु वर्तमान में यह व्यवस्था द्वारा स्त्रियों की समानता और स्वतंत्रता का हनन भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, यह व्यवस्था स्त्रियों के प्रति उसके उत्तरदायित्व को दिखाती है कि किस तरह से उत्तरदायित्व उनका क्या है जैसे। लेकिन आज भाई उत्तरदायित्व दोनों का है। पुरुष जो कार्य कर सकता है पुरुषों के लिए बटा है, स्त्री जो कार्य कर सकती है स्त्री के लिए बटा है। लेकिन इसमें वर्चस्व पुरुष का कहाँ से आ गया? भाई स्त्रियां घर से बाहर कोई कठिन काम उतना खुले रूप में नहीं कर सकती हैं। धूप में है, पहाड़ पे चल करके मेहनत करके बहुत परिश्रम वाला काम शायद स्त्रियां नहीं कर पाती उतना ज़्यादा।
फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। ये साइकोलॉजिकली नहीं है, 100% वैज्ञानिक रूप में भी हम देखते हैं यह चीज़ है। तो इतना मेहनत नहीं कर सकती, इसलिए पुरुष बाहर का काम देखता है, स्त्री घर का काम देखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री को समाज में या परिवार में स्थान न मिले। वही कार्य बटा हुआ है और उत्तरदायित्व जो बटा हुआ है दोनों का, दोनों के आपसी सहयोग से और आपस के तालमेल से बना हुआ है। किंतु वो आज के डेट में अगर हम देखें तो आज के डेट में वही क्या बन जा रहा है, वही लैंगिक कुरीति बन जा रहा है। लैंगिक डिफरेंस जो हो रहा है वह यही कारण हो जा रहा है, इस समस्या बन जा रही है। तो यह एक कारण है। चौथा पॉइंट, इस व्यवस्था में घर का बाहर के निर्णयों में पुरुषों की चलती है, महिलाओं को नहीं चलती। जो निर्णय लेना है वो महिलाएं नहीं ले सकती, पुरुष लेते हैं। महिला के निर्णय में कोई भी निर्णय लेना है, छोटा निर्णय बड़ा निर्णय, उस निर्णय में महिलाओं की का हस्तक्षेप कुछ नहीं होता। पुरुष मिलकर के निर्णय लेते हैं, महिला के बीच में बोलती भी कहते हैं कि तुम चुप रहो, शांत रहो, बैठ जाओ। तुम कौन होती है बीच में बोलने वाली, पुरुषों के बीच में आने वाली? ये जो सोच है यही थोड़ी सी कुरीति है आज के समाज की। और नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक, आर्थिक, सामूहिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि गतिविधियों में जो केंद्र बिंदु होता है वह पुरुष होता है। यह समाज की यही विशेषता है। अगली विशेषता कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो मुख्य बिंदु होता है वह पुरुष होता है, न कि महिला। आज इन क्षेत्र में भी स्त्री और पुरुष दोनों आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है समाज में आज भी देखने को मिलता है। घर तथा बाहर दोनों ही स्थलों पर इस व्यवस्था के द्वारा बालक बालिकाओं और स्त्री पुरुषों के मध्य मतभेद किया जाता है। घर में भी और बाहर भी मतभेद किया जाता है। तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, अरे ये तो लड़का है, ये तो कमा के खिलाएगा। इस तरह की जो सोच शुरू से पितृ प्रधान समाज को और प्रोत्साहन देता है और उनको आगे बढ़ाता है और उसको जेंडर डिफरेंसेस जो है उसको और ज़्यादा गहरा बनाता है और समाज की कमियां और ज़्यादा उजागर होती हैं। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति इस व्यवस्था में पुरुष द्वारा किया जाता है। यह मानते हैं कि आर्थिक व्यवस्था की जो पूर्ति है घर में, वह आर्थिक व्यवस्था की पूर्ति कौन करेगा? पुरुष करेगा, स्त्री नहीं कर सकती। यह भी एक सोच है। और इस व्यवस्था के द्वारा प्रारंभ से ही बालकों का लिंगी श्रेष्ठता, शुरू से ही, बचपन से ही लिंगी श्रेष्ठता दिखाया जाता है कि स्त्री है, बालिका है तो वह श्रेष्ठ नहीं है और बालक है तो वह क्या है? श्रेष्ठ है। बालक श्रेष्ठ है, बालिका श्रेष्ठ नहीं है। पितृ प्रधान समाज यही इसी का कारण है। लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, महिलाओं संबंधित जय दहेज प्रथा, कुरीतियाँ, यह भी एक है जो समाज के लिए बहुत कुरीति है और समस्याएं क्रिएट करती है। तो ये समस्याएं बनती हैं। पितृ सत्तात्मक और पितृ प्रधान व्यवस्था का प्रारंभ स्त्री और पुरुषों आपसी सहयोग से हुआ। शुरू से ही आपसी सहयोग से हुआ। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया चीज़ था, शुरू से आपसी सहयोग से ही हुआ दोनों का, शुरू से। कारण पाषाण काल, जिस समय मानव जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था, फल खाता था, उस समय जंगली जीवन व्यतीत करता था, आदिमानव की जिंदगी व्यतीत करता था। उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय भी हम देखते हैं कि समाज में महिलाओं का स्तर बहुत नीचे था और उस समय दोनों के आपसी सहयोग से क्या करते हैं कि स्त्रियों को समाज में स्थान दिया गया। घर में काम, जैसे कि आदिमानव जब जंगलों में कोई समाज नहीं हुआ करता था उस समय तो ठीक है, लेकिन जब समाज हुआ तो समाज लोग स्थायी रूप में समाज में रहने लगे, इकट्ठा होकर के रहने लगे। तो उस समय स्त्रियां संतानोत्पत्ति करती थी। ऐसी स्थिति में पुरुष को बाहर जाके कमाना पड़ता था। स्त्रियों को समझ में आया कि नहीं, हम बहुत कष्ट काम नहीं कर सकते, हमें बच्चे की देखभाल करनी है और हमें संतानोत्पत्ति करनी है, तो हम घर में रहें। और पुरुष मेहनत करके आता था, शिकार करके आता था, कमा करके आता था, महिलाओं को खिलाता था और दोनों आपसी सहयोग से हुआ। लेकिन यही धीरे 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 एक कुरीति बन गया। और आज अगर हम देखें, उस समय ऐसी सोच कुछ भी नहीं थी। उस समय लैंगिक सोच रही थी नहीं, तुम पुरुष हो, मैं स्त्री हूँ, इसलिए इस समाज में मेरा वर्चस्व है, मैं बाहर आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे यही वर्चस्व बढ़ता गया, समाज में आगे दायित्व बढ़ता गया। पुरुष कमा करके आता था और सोचने लगा कि इस पे मेरा अधिकार है, धन पे मेरा अधिकार है, स्त्रियों का अधिकार नहीं है। स्त्रियों का शादी विवाह करके उनको ससुराल भेज दिया जाने लगा और ससुराल जाकर के भी उनकी स्थिति वही थी कि तुम्हें घर में रहना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। पुरुष बाहर कमाता था, आर्थिक स्थिति के रूप में वो आर्थिक रूप में
धनोपार्जन करता था, घर पे लाता था और स्त्रियों का, बच्चों का आर्थिक स्थिति से वे भरण पोषण करता था। महिलाएं घर में रह करके खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, यह एक बनती गई, परिपाटी चलती गई। उनका सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धीरे धीरे पुरुष करने लगा, धनोपार्जन करने लगा और समस्याएं इस तरह से होती गई। और ऐसे समस्या होते होते और धीरे धीरे महिलाओं का जो कुरीतियाँ थी वो कुरीतियों में बदलने लगी। संपत्ति की रक्षा के लिए उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र होने लगा, पुत्र का होने लगा। शक्ति नियंत्रण होने लगी। पितृप्रधान और पितृवंशी व्यवस्था हमारे समाज में लंबे समय से कोई अभी से नहीं चला आ रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग आज समाज में होने लगा। शक्ति का वितरण समाज में जो हुआ था वह शक्ति के आधार पर हुआ था, परिश्रम के आधार पर हुआ था, किंतु यही आज कुरीति बन गई और यह लैंगिक भेदभाव होने लगा और समाज में जो पुरुष प्रधान समाज के रूप में जाने लगा। और आज भी अगर हम देखें तो वह समाज में पुरुष प्रधान लैंगिक विभेद का एक बहुत बड़ा कारण है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए कल हम लोग फिर देखेंगे। पितृ प्रधान समाज में एक छोटा सा टॉपिक बचता है कि पितृ प्रधान समाज में बालक बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति क्या है पितृ प्रधान समाज में, इसको हम लोग स्टडी करेंगे कल। ओके, थैंक यू।